शीतल की शादी को अभी मात्र 2 हफ्ते ही बीते थे। शीतल का पति जो था वो अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 4 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। आधी रात के वक्त जब शीतल को प्यास लगी तो उसने ये देखा कि उसके जग में पानी नहीं है और इसीलिए उठ करके वो किचन में पानी लेने गई। अब जैसे ही शीतल किचन से वापस लौट रही थी तभी उसकी जेठानी के कमरे से उसे कुछ आवाजें आते सुनाई दी। शीतल को काफी हैरानी हुई क्योंकि उसके जेठ जी भी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। वो उसके सास के एक रिश्तेदार की शादी को अटेंड करने के लिए गए थे, लेकिन ऐसा शीतल को लगा कि जैसे कि जेठानी के साथ कमरे में कोई और ही था। पहले तो शीतल को ऐसा लगा कि हो सकता है कि उसकी सास उसके कमरे में आकर के लेट गई हो और यही सोचकर कि आज जो जेठानी है वो अकेली है तो हो सकता है कि उसकी सासू माँ उसके साथ हो गई हो। लेकिन जिस तरह की आवाजें आ रही थी उससे कुछ और ही बात का शीतल को अंदेशा हो रहा था और उनके कमरे से उस वक्त उसे किसी मर्द की आवाज आ रही थी और शीतल से रहा नहीं गया तो उत्सुकतावश उसने जेठानी के कमरे का दरवाजा धीरे से खोलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा खुला था, अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। शीतल ने थोड़ा धीरे से दरवाजा खोला और फिर उसके बाद शीतल ने सामने जो नजारा देखा उसे देख करके तो शीतल के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसके हाथ से पानी का जग गिरते गिरते बचा था। शीतल ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और भागती हुई सीधा वो अपने कमरे में गई और फिर कमरे को अपने अंदर से बंद करके उसने कमरे की कुंडी लगा दी। अब शीतल की सांसें बहुत ही तेज चलने लगी थी। वो डर गई थी और वो तुरंत ही आकर के अपने बेड पर बैठ गई थी। अब तो शीतल को और ज्यादा तेज प्यास लग गई थी। शीतल ने बिना गिलास में पानी डाले तुरंत ही सारा का सारा पानी जो है वो उसने अपने मुंह के ऊपर उलेड़ना शुरू कर दिया। शीतल इतना ज्यादा घबराई थी कि बहुत सारा पानी तो उसने खुद के ही ऊपर गिरा लिया था। शीतल को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने आज ये क्या देख लिया था। उसकी जेठानी आखिर ऐसा कैसे कर सकती थी। दरअसल शीतल ने ये देखा था कि उसकी जेठानी जो है वो ससुर और उसका जो देवर है वो जेठानी के साथ एक साथ दो लोगों के साथ अपनी इच्छा को पूरी कर रही थी। जेठानी तो जो उसकी कर रही थी वो तो कर ही रही थी और उसका देवर और उसका ससुर भी उसके साथ पूरी तरह से अपने काम में लगे हुए थे। आखिर इस घर में ये सब क्या हो रहा था शीतल को समझ में नहीं आ रहा था। जेठानी जो थी वो जेठ को धोखा दे रही थी। न सिर्फ जेठ की पत्नी उनके पीठ के पीछे ये सब कर रही थी बल्कि उसके सगे पिता और उसका सगा छोटा भाई भी उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ ये सब कर रहे थे। अभी शीतल की शादी को दिन ही कितने हुए थे और ये शीतल ने इस घर में क्या देख लिया था। शीतल का पति भी इस वक्त उसके साथ नहीं था। अब शीतल को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो किसी से क्या कह सके। उसकी सास तो वो अपनी बीमारी के कारण अपने कमरे से ज्यादातर निकलती ही नहीं थी और जो उसकी देवरानी थी वो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि जो उसका पति है उसके पीठ के पीछे ये सब कुछ क्या कर रहा था। शीतल की आंखों के सामने कुछ महीने पहले का पुराना मंजर जो है वो दोबारा से तैरने लगा था जब ये लोग एक रिश्तेदार के जरिए शीतल के घर वालों से मिले थे और वहां पर उसके ससुर को वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद शीतल के पापा के उसके पति आशुतोष के बारे में पता चला था क्योंकि उसके पापा जो थे वो पहले ही आशुतोष के परिवार वालों से मिल चुके थे और उन्हें वो घर वाले बहुत अच्छे लगे थे और इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना वो शीतल के रिश्ते की बात इस घर में चलाए और फिर ये जल्दी शादी के लिए भी तैयार हो गए थे। शीतल के पति 3 भाई था। उसके बड़े भाई विजय, उसके बाद उसके पति आशुतोष और सबसे छोटा बेटा अमन था। इसके अलावा इस घर में इस जेठ की पत्नी शालिनी थी और सास ससुर भी उसके साथ थे। इधर जब इसकी शादी आशुतोष के साथ तय हो गई तो कुछ ही दिनों के बाद उसके देवर अमन की भी शादी तय हो गई थी और इसीलिए शीतल के ससुर ने उसके सामने ये शर्त रखी कि उसके पति आशुतोष और उसके देवर की शादी एक ही दिन में की जाएगी तो फिर एक ही साथ दोनों बहुओं का स्वागत इस घर में बहुत अच्छे से हो जाएगा और बार बार शादी के इंतजामों की लेकर भी कोई झंझट नहीं होगी। शीतल के पिता को उनके सर से भी कोई दिक्कत नहीं थी और इसीलिए शीतल और उसकी देवरानी की विदाई एक ही साथ हुई थी और इस घर में इन दोनों ने एक साथ ही कदम रखा था। अभी शीतल और उसकी देवरानी की शादी को कुछ ही दिन बीते थे और शीतल यही सोच रही थी कि उसका जो देवर है वो इतना बड़ा धोखेबाज कैसे हो सकता है। ये तो कभी वो सोच भी नहीं सकती थी। शीतल की देवरानी बहुत सीधी सादी थी और अब तक तो वो अपनी जेठानी को भी बहुत सीधी मानती थी क्योंकि इन 2 हफ्तों में शीतल ने ये देखा था कि उसकी जो जेठानी है वो बहुत ही कम बोला करती थी और जैसा उसके ससुर उसे कहा करते थे वो चुपचाप सारा काम उनके मर्जी के ही हिसाब से करती थी। लेकिन शीतल को ये नहीं पता था कि उसके सीधे चेहरे के पीछे इतनी चालाक और मक्कार औरत होगी जो कि 1 नंबर की धोखेबाज औरत थी। शीतल की सास बीमार रहती है तो ये लोग उस बात का फायदा उठा रहे थे या फिर उसकी सास भी शामिल है, ये सब शीतल को नहीं पता था।
शीतल को अब अपने पति की याद आ रही थी। वो यही सोच रही थी कि अगर उसका पति यहाँ पर होता तो वो अभी के अभी उसके भाई, पिता और उसकी भाभी तीनों के ही काले चेहरे को पर्दाफाश कर देती। लेकिन क्योंकि शीतल का पति यहाँ पर नहीं था तो अब शीतल को इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि वो पति के आने पर उनको वो सब कुछ बता सके। लेकिन फिर दूसरे ही पल शीतल को ये भी लगने लगा कि उसके पास उस वक्त ऐसा कोई सबूत ही नहीं था जिससे कि वो ये बात अपने पति के सामने साबित कर सकती थी, क्योंकि कोई भी बेटा अपने पिता और कोई भी भाई अपने भाई के लिए इस तरह की बात जाहिर सी बात है कि बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अभी शीतल की शादी को कोई ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और अभी शीतल तो इस घर में और अपने पति पर ठीक से विश्वास भी नहीं कर पाई थी, तो फिर वो इसकी बात पर क्यों यकीन करता। आखिर अभी शीतल की शादी को दिन ही कितने हुए थे, तो फिर वो उसकी बात क्यों मानता। वो तो अपने पिता और अपनी भाई की ही बातों पर विश्वास करता है, और अगर उसके पति ने उसके बात पर यकीन नहीं किया और अगर कोई भी सबूत वो उसे दे नहीं पाई तो फिर ही शीतल बुरी तरह से अपनी ही बात में फंस जाएगी और फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके अपने शादीशुदा जीवन को वो बर्बाद कर लेती। उसके जेठानी, ससुर और देवर तो यही चाहेंगे कि उसका पति जो है वो उसे तुरंत ही तलाक दे दे, क्योंकि जब वो ये जान जाएंगे कि उसे सारी सच्चाई शीतल को पता चल चुकी है तब तो यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द शीतल को घर से निकाल दे ताकि फिर वो अपने मजे आगे भी कायम रह सके। शीतल ने यही सोचा कि उस वक्त उसे चुप रह जाना चाहिए, क्योंकि उसी में उसकी भलाई थी। अगर शीतल को ये सब चीज रोकना होगा तो पहले तो उसे सबूत जुटाने होंगे और फिर उसके बाद ही शीतल को कोई आगे कदम बढ़ाना चाहिए था। शीतल कैसे भी करके खुद को समझा बुझा करके शांति से लेट करके सो जाती है। अगली सुबह जब शीतल सो कर उठती है तो फिर उसे अचानक से रात वाला पूरा वाकया याद आ गया था और इसी वजह से उसका शरीर बुरी तरह से सिहर उठा था। लेकिन फिर शीतल ने खुद को समझाया कि मुझे फिलहाल इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपनी नई शादीशुदा जीवन को अच्छे तरीके से जलाने के लिए अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना है। शीतल जो है वो तुरंत ही फ्रेश होकर के किचन में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। सीता जैसे ही किचन में पहुंचती है तो वो ये देखती है कि उसकी जो जेठानी है वो पहले से ही किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी कर चुकी थी। उन्होंने शीतल को देखते ही एक प्यारी सी मुस्कान दी और फिर शीतल से कहने लगी कि उठ गई, अच्छा हुआ कि तुम किचन में आ गई, वैसे भी मैं तुम्हें उठाने के ही बारे में सोच रही थी। तुम ऐसा करो कि सभी के लिए तुम जूस तैयार कर लो और तब तक ये सारा नाश्ता मैं तैयार कर देती हूँ। शीतल ने देखा तो नाश्ता जो था वो बहुत सारा तैयार करना था। शीतल ने लगा कि ये तो अकेले जेठानी के लिए बहुत ही काम हो जाएगा, तो इसीलिए उसने अपनी जेठानी से कहा कि मैं अभी जा करके देवरानी को उठा लाती हूँ, अब मैं आपका इतना सारा नाश्ता करने की वो आपकी मदद कर देगी। तभी जेठानी कहने लगी कि अरे रहने दो, क्यों बेकार में उसे परेशान करोगे, अगर वो खुद ही उठ करके आ जाएगी तो ठीक है, वरना फिर मैं पूरा नाश्ता खुद अकेले भी तैयार कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे इन सब चीजों की अब आदत है, जब तुम लोग यहाँ पर नहीं थे तभी तो पूरा काम मैं आखिर अकेले ही करती थी, अब कम से कम तुम लोग आ गई हो तो फिर भी मुझे बहुत ज्यादा आराम हो गया है। शीतल ने इसके बाद अपनी जेठानी से कुछ भी नहीं कहा और फिर वो जूस तैयार करने में लग गई। लेकिन शीतल जो थी वो मन ही मन यही सोच रही थी कि ये औरत कितनी ज्यादा चालाक है, रात में इसका कोई दूसरा ही तिरिया चरित्र होता है और सुबह ही एकदम से ही अलग नजर आती है। बातों से उसके ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शहद टपक रहा हो, जबकि कोई भी नहीं जानता था कि रात होते ही इसकी कौन सी दूसरी असलियत निकल करके आती है। शीतल ने सोचा कि ये जो कुछ भी कर रही है उसमें फिर मेरी जेठानी की ही गलती नहीं है, बल्कि मेरे ससुर और देवर भी तो बराबर के इस पाप के भागीदार है। लेकिन एक बात तो है कि शीतल की जेठानी और उसकी देवरानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। धीरे धीरे करके शीतल के दिन उस घर में ऐसे ही बीतने लगे थे और शीतल हमेशा यही देखा करती थी कि उसकी जेठानी के व्यवहार उसके प्रति और उसके देवरानी के प्रति बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा करता था। वो कभी भी किसी भी काम को लेकर के इन दोनों पर बोझ नहीं डाला करती थी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा काम वो खुद से ही कर लिया करती थी और इन दोनों को ही आराम देने की कोशिश किया करती थी। शीतल कई बार यही सोचती थी कि जब ये इतनी ही ज्यादा अच्छी है तो फिर ये आखिर ये सब काम ही क्यों करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पति में कोई कमी हो जो कि इनकी उस तरह की जरूरत को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर शीतल यही सोचती है कि अगर पति वैसी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता है तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपने ससुर और देवर के साथ ही वो सब काम करना शुरू कर दो। शीतल को तो ये बात समझ में ही नहीं आता था कि आखिर वो अपनी जेठानी को लेकर के अपनी राय अच्छी बनाए या बुरी बनाए।
लेकिन अब क्योंकि उन तीनों को एक साथ उस तरीके से शीतल ने देख लिया था, तो अब जब भी उसकी जेठानी उसके ससुर या देवर को नाश्ता देती थी तो फिर उसका पूरा ध्यान जो था वो जेठानी की ही तरफ रहता था। तो शीतल ने ये देखा था कि उसकी जेठानी उसके ससुर से कुछ अजीब ही तरीके से डरती थी और देवर से भी दूर रहने की कोशिश करती थी। अब तो जब से देवरानी आ गई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि देवर का काम अब वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि अब देवर से जुड़ा हुआ सारा काम जो है वो देवरानी ही करेगी। लेकिन ससुर को ये बहाना मिल जाता था कि तुम्हारी सास की तो तबीयत ही खराब रहती है और वो बिस्तर से ज्यादातर उठ ही नहीं पाती है और इसीलिए मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। और इसी वजह से जेठानी को मन मार करके ससुर के काम करना ही पड़ता था। शीतल ये हमेशा देखती थी कि जब भी वो उसके ससुर के लिए कुछ काम करती तो उसके चेहरे से साफ साफ मजबूरी झलका करती थी और इसीलिए शीतल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसके चेहरे पर ऐसी मजबूरी है तो फिर ये इसके ससुर के साथ वो सब काम क्यों करती है। इधर इसके पति भी लौट आए थे, लेकिन उसे कुछ भी बताने की शीतल के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई थी, क्योंकि बार बार शीतल के मन में यही बात आने लगती थी कि उसके पास अभी अपनी बात को साबित करने का कोई भी सबूत नहीं था। और अगर आशुतोष ने अपनी पत्नी शीतल पर भरोसा नहीं किया तो फिर शीतल का क्या होगा। अगर उसने उसे छोड़ दिया तो फिर तो उसके घर वाले भी शीतल को ही दोष देंगे कि उसे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी। पता चला कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शीतल अपना ही गृहस्थ जीवन बर्बाद कर ले और ये लोग तो आराम से जो अभी तक करते चले आ रहे हैं वो आगे भी करते रह जाएंगे। और शीतल के पति और जेठ वो अक्सर ही अपने काम की वजह से शहर से बाहर जाते रहते थे और इसीलिए कई बार शीतल भी घर पर अकेली रहती थी और उसकी जेठानी भी अकेली रहती थी और इसी बात का फायदा उसके ससुर और देवर आराम से उठा लेते थे। थोड़े दिन के बाद जब एक रात फिर से शीतल किचन में पानी लेने के लिए गई तो फिर से उसे जेठानी के कमरे से उसी तरह की आवाज सुनाई देती है। उन आवाजों से शीतल के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने लगा था, क्योंकि शीतल को ऐसी धोखेबाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं होती थी। शीतल का शुरू से ही ऐसा नेचर था कि उसने कभी भी किसी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं किया था और जिस वजह से शीतल को हर कोई बहुत ज्यादा तेज बताता था। बल्कि शीतल की माँ भी उसे हमेशा समझाती थी कि वो दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाया करे और जो हो रहा है वो चुपचाप से होने दिया करो, क्योंकि कई बार ऐसे लोग जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं। लेकिन शीतल जो थी वो अपने स्वभाव के चलते किसी भी गलत बात को नजरअंदाज नहीं कर पाती थी और इसीलिए उस वक्त भी शीतल से रहा नहीं गया और फिर उसके कदम जो थे वो फिर से एक बार जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। और जब शीतल ने फिर से धीरे से दरवाजा खोला तो फिर से बिल्कुल वही नजारा था जो कि पहले भी वो देख चुकी थी। अब शीतल से ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई तो फिर वो दंदनाती हुई अपने देवरानी के कमरे की तरफ जाने लगती है ताकि उसे उसके पति का वो असली चेहरा दिखा सके। शीतल जब अपनी देवरानी के कमरे के पास पहुंची तो उसके कमरे से उसे अचानक ही अपनी देवरानी की चीखने की आवाज सुनाई जाती है। ये सुनकर के शीतल झटके से उसके दरवाजे पास रुक जाती है। उसे लगा कि आखिर ये क्या हुआ। इसका मतलब तो ये है कि उसकी देवरानी जो है वो इतनी रात को जाग रही थी, तो क्या उसे इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं है कि इतनी रात को उसका पति आखिर कहाँ गया होगा। अब तो शीतल के मन में एक साथ हजारों सवाल आने लगे थे। शीतल यही सोच रही थी कि तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी देवरानी को भी सबके बारे में सब कुछ पता है, जबकि शीतल तो अब तक यही सोच रही थी कि शायद वो गहरी नींद में रात को सो जाती है और जिस वजह से उसे आज तक ये बात नहीं पता चला कि उसका पति जो है वो आधी रात को कहाँ चला जाता है और क्या करता रहता है। शीतल ने यही सोचा है कि अगर मेरी देवरानी को ये सब पता है और फिर भी वो अपने पति को इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं रोक रही है तो फिर वो भी कितनी घटिया औरत है। ये सब सोच करके शीतल का मन घिन से भर गया था। शीतल को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर इन लोगों ने ये सब कुछ क्या लगा के रखा था। इन्होंने तो सारे रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ करके तार तार कर दिया था। अब तो शीतल को अपनी जेठानी के साथ साथ देवरानी से भी नफरत सी होने लगी थी। शीतल ने यही सोचा है कि जब ये सब कुछ अपनी मर्जी से ही करवा रही है तो फिर उससे कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है और इसीलिए वापस से पलट करके शीतल अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन जैसे ही पलटकर शीतल ने कदम आगे की तरफ बढ़ाया तभी उसे एक बार फिर से उसे देवरानी की चीखने की आवाज सुनाई दे जाती है, जिसकी वजह से शीतल और ज्यादा हैरान हो गई। शीतल यही सोच रही थी कि आखिर उसकी देवरानी कमरे में ऐसा क्या कर रही है जो कि बार बार उसकी चीखें निकल के बाहर आ रही है। अब शीतल से रहा नहीं जाता है। शीतल ने यही सोचा है कि उसे एक बार तो उसके कमरे का दरवाजा खोल करके देखना ही चाहिए, पर जब शीतल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो फिर वो कमरा अंदर से बंद था। लेकिन शीतल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी ये जानने के लिए कि आखिर अंदर ऐसा क्या हो रहा था।
जब शीतल से रहा नहीं गया तो फिर वो देवरानी के कमरे के अंदर झांकने के लिए कई रास्ते खोजने लगी और तभी उसे उसके कमरे की एक खिड़की जो है वो हल्की सी खुली हुई नजर आती है। और जब शीतल खिड़की के पास पहुंची और जब उसने अंदर का नजारा देखा तो शीतल के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। शीतल ने जो कुछ भी सामने देखा था वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। शीतल के जेठ विजय जो थे वो उसकी देवरानी के साथ गलत काम कर रहे थे और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि जिसे शीतल शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। शीतल की देवरानी जो थी वो इस वक्त काफी तकलीफ में थी, लेकिन उसके जेठ को उस सब चीज से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी इच्छा को पूरी करने से मतलब था। शीतल का सर जो था वो बुरी तरह से सर दर्द से फटने लगा था। अब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये शीतल क्या देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था ये घर है या फिर क्या है, और ये लोग आखिर ये सब कुछ क्या कर रहे हैं अपने ही घर में। ये क्या तमाशा इन लोगों ने उस घर में फैला रखा था। शीतल तुरंत ही दौड़ती हुई अपने कमरे में आई और उसने अपने कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगा दी थी। शीतल की सांस बहुत तेजी से चल रही थी। उसने बिस्तर पर पड़े तकिए को कसकर पकड़ लिया था और फिर उसे सीने से लगा लिया था। शीतल के अंदर एक भयंकर डर की लहर दौड़ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब इस घर में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आखिर इस घर में ये सब कुछ क्या हो रहा था। कोई किसी के भी साथ कुछ भी कर रहा था। यहाँ पर किसी की भी इज्जत सुरक्षित नहीं थी। वो फूट फूट करके रोने लगी और फिर ये सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे माँ बाप ने मुझे ये कैसे घर में ब्याह दिया है। ये लोग तो इंसानियत के नाम पर भी धब्बा है। ये किसी जानवर से कम नहीं है। जैसे एक जानवर ये सब कुछ करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता, वो किसी के भी साथ कुछ भी कर लेता है, ठीक उसी तरीके से ये लोग भी अपने रिश्तों की कोई लाज नहीं रखे हुए थे। कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी कर रहा है और किसी का भी ज़मीर जिंदा नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों के परिवार की शीतल बहू बन चुकी थी। अब शीतल को ऐसा लगने लगा कि इस घर में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। अब उसके मन में ये आने लगा कि क्या आशुतोष को इस सब चीज के बारे में पता है, या फिर जिस तरीके से शीतल अभी तक अनजान थी उसी तरीके से उसके पति भी इन सब चीजों से अनजान थे। शीतल को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। उसका जी तो ये चाह रहा था कि वो अभी के अभी पुलिस के फोन कर दे और उन्हें बुला करके इन सभी को वो पकड़वा दे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो यही थी कि एक तो शादी के तीसरे ही दिन ये लोग अपने फार्म हाउस में ये लोग सभी को लेकर चले गए। यहाँ पर दूर दूर तक लोगों के घर नहीं बने हुए थे जो कि वो किसी से कुछ कह सके, मदद मांग सके। और दूसरा, जब शीतल नई नई ब्याह करके आई तो उसे ये बताया गया कि इस घर का ये नियम है कि इस घर की महिलाएं जो है वो अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखती हैं, बल्कि अगर हम लोगों को किसी से कोई बात करनी होगी तो फिर हम घर में लगे लैंडलाइन का ही प्रयोग कर सकते हैं। पर लैंडलाइन तो ऐसा था कि उसे जब भी किसी को फोन करो तो ज्यादातर उसे किसी का फोन ही नहीं मिलता था। यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, तो फिर कोई किसी से कैसे बात करेगा, क्या बात करेगा। शीतल की खुद शादी के बाद अभी तक उसके माँ बाप से सिर्फ एक ही बार बात हो पाई थी। शीतल ने कई बार आशुतोष से इस बारे में कहा भी, लेकिन वो कहने लगे कि पापा के आगे हम लोगों की नहीं चलती है और इसीलिए जो जैसा है उसे तुम्हें भी मानना पड़ेगा। उस वक्त तो शीतल को अपने ससुर के बनाए हुए इस नियम के बारे में कुछ अजीब सा नहीं लगा था, लेकिन अब शीतल को धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही थी कि आखिर उन्होंने ऐसा नियम क्यों बना कर रखा था। और हो ना हो शहर वाले घर से ये लोग इतनी दूर यहाँ गांव के फार्म हाउस में रहने का भी शायद इन लोगों का यही मकसद रहा होगा, ताकि ये यहाँ पर अपना ये घिनौना खेल आराम से खेल सके और कोई भी उनकी असलियत के बारे में ना तो जान पाए और ना ही बहुओं में से कोई किसी से कोई मदद की गुहार लगा पाए। शीतल की जेठानी के बारे में तो उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी देवरानी जो थी यह सब कुछ मजबूरी में ही कर रही थी। उसकी जो मजबूरी और जो उसका दर्द था वो खुद शीतल ने अपनी आंखों से देखा था। वो बुरी तरीके से तड़प रही थी और अब शीतल जो थी वो कुछ भी करके अब खुद को और अपनी देवरानी को इस जाल से बचाना चाहती थी। इन दिनों काफी ज्यादा सर्दियां थी, लेकिन घबराहट के मारे शीतल के माथे पर पसीना आ गया था। शीतल को अभी भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था जिससे कि वो खुद को और अपनी देवरानी को बचा सकती। और फिर शीतल ने ये सोचा कि ये सब तो अपनी अपनी गंदे कामों में बिजी है। उसके पास यही सही मौका है कि जब वो अपने घर पर फोन करके सब कुछ सभी को बता दे। फिर तुरंत ही शीतल चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली और सीधे लैंडलाइन के पास पहुंची। लेकिन तकरीबन 15 मिनट तक लगातार फोन ट्राई करने के बाद भी शीतल निराश थी, क्योंकि फोन अभी भी नहीं लग रहा था। शीतल ने गुस्से में आकर के फोन को पटक कर रख दिया और फिर तुरंत ही अपने कमरे में आकर के कमरे को अंदर से अच्छे से बंद कर लिया था, क्योंकि अब इस घर में कोई भी शीतल के भरोसे के लायक नहीं था। अब शीतल को सिर्फ और सिर्फ अपने पति के आने का इंतजार था। उसकी आखिरी उम्मीद अब उसका ही पति था। पूरी रात शीतल जो है वो बेचैनी में ही बिता देती है और सुबह के कहीं
सुबह के करीब जाकर उसे आंख लगी थी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो उठ करके बैठ गई थी। सुबह जब ये शीतल किचन में गई थी, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस घर में इतना भयंकर खेल खेला जा रहा था। हर कोई जो था वो अपने अपने काम में बिजी था। बस शीतल की देवरानी ही उसे नहीं दिख रही थी। शीतल ने उसके लिए नाश्ता एक प्लेट में लगाया और फिर उसके कमरे में उसे लेकर के गई। जब शीतल अपनी देवरानी के कमरे में पहुंची तो वो डरी सहमी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके शरीर पर काफी सारे चोट के भी निशान दिखाई दे रहे थे। शीतल ने उससे जैसे ही ये पूछा कि ये क्या हुआ, तो फिर वो बुरी तरह से डर गई और घबरा गई और कहने लगी कि दरअसल कल मैं बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया था और फिर मैं 2-3 जगह टकरा कर गिर गई थी और इसी वजह से मेरे शरीर में इस तरह की चोटें आ गई थी। शीतल ने मन ही मन ये सोचा कि इसको ये लग रहा है कि जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं जानती है कि मैं वो सब कुछ अपनी आंखों से पहले ही देख चुकी हूँ। शीतल से रहा नहीं जाता है और फिर शीतल ने तुरंत ही अपनी देवरानी से कहा कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ये बात सुनकर शीतल की बात सुनकर के वो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। शीतल ने कहा कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ था। कल जेठ जी तुम्हारे कमरे में आए थे। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई और फिर वो तुरंत ही फट पड़ी थी। शीतल की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। उसने तुरंत ही शीतल को गले से लगा लिया और फिर कहने लगी कि शीतल दीदी, कुछ भी करके मुझे इन सब चीज़ों से बचा लीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने गिरे हुए लोग हैं। इनके लिए रिश्तों की कोई भी मर्यादा नहीं है। ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। शीतल ने उसे थोड़ा सा शांत कराया और फिर उसे भरोसा दिलाया कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को वैसे भी नहीं छोड़ने वाली है। और फिर देवरानी उसे कहने लगी कि क्या इनमें से किसी ने आपके भी साथ? तो शीतल ने कहा कि अगर मेरे साथ किसी ने भी कुछ गलत किया होता तो मैं अब तक उसकी जान ले लेती, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पति जो है वो इन सब में शामिल नहीं है। तुम्हारा पति जो है वो इसमें शामिल है और इसीलिए उसने तुम्हारे साथ वो सब करने की इजाज़त जेठ को भी दे दी है। तो अभी देवरानी ने शीतल ने कहा कि तुमने जेठ को अपने कमरे में लेकिन आने क्यों दिया? तुमने खुद को बताने की क्यों नहीं कोशिश की? और शीतल की बात सुनकर उसकी देवरानी कहने लगी कि दीदी, पहले तो मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था कि मेरा पति जो है वो जेठानी जी के साथ ऐसा सब कुछ करता है, क्योंकि अब तक वो मुझे दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दे रहा था, जिस वजह से मैं रात को गहरी नींद में सो जाती थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था कि मेरा पति जो है वो आधी रात को कहाँ जाता है और क्या करता है। लेकिन कल रात जब अमन ने मुझे दूध पीने के लिए दिया था तो फिर अचानक से उस दूध में मक्खी गिर गई थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अमन से कहूँगी तो फिर वो दूसरा दूध मेरे लिए बना करके ले आएंगे, लेकिन क्योंकि कल मेरा मन भी थोड़ा ठीक नहीं था और मैं दूध पीना भी नहीं चाहती थी और इसीलिए मैंने चुपके से वो दूध फेंक दिया और फिर उसे बिना पिए ही चुपचाप से लेट करके सो गई थी। आधी रात के समय मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी और जब मैंने पलट कर देखा तो देखती हूँ कि अमन जो है वो कमरे से कहीं बाहर जा रहे थे। पहले तो मैं कुछ देर लेट कर उनका इंतज़ार करने लगी। मुझे लगा कि हो सकता है कि वो किचन में पानी पीने के लिए गए हो, लेकिन काफ़ी देर के बाद जब वो लौट करके नहीं आए तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही जा करके देखती हूँ। जब मैं किचन में गई तो फिर वहाँ पर अमन थे ही नहीं और ये देख करके मैं बहुत हैरान रह गई थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि अमन ड्राइंग रूम में गए हों और जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो जेठ जी लेटकर सोए हुए थे। अब ये देख करके मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी कि आखिर जेठ जी अपने कमरे को छोड़ करके ड्राइंग रूम में क्यों सो रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब माजरा क्या था। मैंने फिर ये सोचा कि क्या जेठ जी की जेठानी जी से लड़ाई हो गई होगी, शायद इसी वजह से वो नाराज़ होकर के ड्राइंग रूम में लेटे हुए होंगे। और मैं यही सब सोचते हुए वापस से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि तभी मुझे जेठानी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी और जिन्हें सुन करके मैं उनके कमरे की तरफ गई थी। और जब मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने जो कुछ भी देखा उसे देख करके तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। मैंने जैसे ही वो सब कुछ देखा और गुस्से से अमन के ऊपर चिल्लाई तो फिर अमन ने तुरंत ही आकर के मेरा मुंह कस करके पकड़ लिया था और फिर मुझे घसीट कर मुझे कमरे में लेकर गया और मेरे एक साथ कई सारे थप्पड़ उसने मेरे गाल पर जड़ दिए। मैंने जब कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे पीठ के पीछे मुझे धोखा दे रहे थे, तो वो बहुत ही बेशर्मी से हंसने लगा और फिर ये कहने लगा कि मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा। और अब ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया, क्योंकि मैं अपने भाई को अब और इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था।
वो तो मुझे पापा ने ही कहा था कि अभी तुम्हें इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो कम से कम तुम्हें 1 महीने का आराम तो दे ही देना चाहिए और उसके बाद ही तुमसे जम करके सेवा ली जाएगी। लेकिन चलो, अगर तुम्हें ये सब कुछ पहले ही पता चल गया तो अब तुम्हारी भी सेवा करने का टाइम शुरू हो गया है और इसीलिए अब तुम अच्छे से मेरे भाई और पापा को खुश रखना। अमन के मुंह से ये बात सुनकर तो जैसे कि मेरे ऊपर बिजली ही गिर गई थी। मैंने अमन से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुमने मेरी इज्जत की रक्षा करने का वचन दिया है और तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तभी मेरा पति मुझसे कहने लगा कि ये सब की फालतू की बातें मुझसे मत करो, बल्कि अपना पत्नी धर्म मेरे प्रति निभाओ। मैं तुम्हारा पति हूँ और जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप बस तुम वैसा करती जाओ, वरना फिर तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और फिर अमन ने तुरंत ही मेरे दोनों हाथों को एक कपड़े से बांध दिया और 5 मिनट के बाद ही जेठ जी अपने चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान लिए कमरे में आ गए थे। और फिर उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो तो आप पहले ही देख चुकी थी। मैंने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े थे, उन्हें रिश्तों का भी वास्ता दिया था। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं उनसे अपनी इज्जत की भी भीख मांगती रही, लेकिन उन्हें मुझ पर कोई दया नहीं आई और ना ही उन्हें मेरे दर्द और तकलीफ से कोई फ़र्क पड़ रहा था, बल्कि उन्हें तो मेरे साथ वो सब कुछ करते हुए और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इसीलिए उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उन्हें जो कुछ कर गुजरना था वो सब कुछ मेरे साथ किया। अपनी देवरानी की बात सुनकर के शीतल का गुस्से से खून खौल उठा था। शीतल ने कहा कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं और मुझे तो जेठानी जी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो भी एक औरत होकर इस सब में मिली हुई है। शीतल की देवरानी जो है वो तुरंत ही एक बार फिर से शीतल के गले लग करके उसे कहने लगी कि अब आप कुछ भी करिए, लेकिन खुद को और मुझे इस दलदल से कैसे भी बाहर निकाल लीजिए। तभी शीतल ने कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आज आशुतोष वैसे भी वापस आने वाले हैं, उनके आते ही मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी और सबको एक साथ जेल पहुंचा दूंगी। शाम को जैसे ही शीतल का पति आशुतोष वापस लौटा, शीतल ने तुरंत ही उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर के आशुतोष की आंखें जो थी वो गुस्से से लाल हो गई थी। पहले तो वो अपनी पत्नी की बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था और इसीलिए शीतल ने तुरंत ही उसे अपनी देवरानी के पास लेकर के गई। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो फिर तुम अपनी देवरानी से ही पूछ लो, इसके ऊपर तो सब कुछ बीती हुई है, तो फिर भला ये क्यों झूठ बोलेगी। और इसके शरीर पर जो ये चोट के निशान पड़े वो इसके साथ जो भी ज्यादती हुई है उसकी चीख चीख करके गवाही दे रही है। अब शीतल की देवरानी ने भी रो रो करके आशुतोष को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर के आशुतोष के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। उसने तुरंत ही देवरानी से कहा कि तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, आज मैं इन लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और आशुतोष ने शीतल का भी हाथ पकड़ा और फिर ये तीनों ही तुरंत ही ड्राइंग एरिया के पास पहुंच गए। आशुतोष ने चिल्ला चिल्ला करके शीतल के ससुर जेठ और देवर को बाहर बुलाया। आशुतोष की इतनी तेज और भयंकर आवाज़ सुनकर के तीनों ही बुरी तरह से घबराए हुए दौड़ते हुए आए और शीतल के ससुर कहने लगे कि आशुतोष क्या हो गया, ये तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो। आशुतोष ने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है इस घर में, आप लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। आशुतोष की बात सुन करके वो तीनों ही एकदम से ही असमंजस की स्थिति से इन तीनों को देखने लगे। आशुतोष ने कहा कि शीतल ने तुम सबको इस तरह की हरकत करते हुए देख लिया था और उसने मुझे सब कुछ बता भी दिया है। अब ये सुन करके शीतल के ससुर देवर और जेठ जो थे वो हैरानी भरी नज़रों से शीतल की ओर देखने लगते हैं। शीतल ने तुरंत ही कहा कि हाँ, आप लोगों की गिरी हुई हरकत जो है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और अब मैं और आशुतोष आप तीनों को नहीं छोड़ेंगे। अब आप तीनों को अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी और आपको अब जेल भी जाना होगा। शीतल का देवर तुरंत ही आशुतोष के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आशुतोष ने तुरंत ही आगे बढ़कर अमन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा था और फिर ये कहा कि तुम लोगों से इतनी बड़ी गलती आखिर हो कैसे गई, इस औरत ने सब कुछ आखिर देख कैसे लिया और तुम लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। अगर इतने समय के बीच में ये पुलिस को फ़ोन कर देती तो फिर तुम लोग जानते भी हो कि हम सबका क्या अंजाम होता। आशुतोष के मुंह से ये शब्द सुन करके शीतल की देवरानी और शीतल दोनों के ही सर पर जैसे आसमान सा गिर पड़ा था। शीतल ने तुरंत ही चिल्ला करके आशुतोष से कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो। आशुतोष ने पलट कर शीतल के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और कहने लगा कि औरतों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वो पैर की जूती होती है और इसीलिए वो पैरों में ही शोभा देती है और इसीलिए अपनी आवाज़ मेरे सामने नीचे रख करके बात करो।
शीतल की देवरानी ने तुरंत कहा कि भैया आप ये कैसी बातें करें, ये क्या करें। आशुतोष उस पर भी चिल्लाया कि तुम भी अपना मुंह बंद रखो, वरना एक थप्पड़ अभी तुम्हारे भी गाल पर रखेगा। उन्होंने तुरंत ही पलटकर अमन से कहा कि तुम्हारी ये बीवी जो है वो तुम्हारे कब्जे से बाहर निकल चुकी है। इसने भी शीतल को सब कुछ बता दिया। आखिर इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि इन दोनों के बीच में इतनी सारी बातें हो गई और तुम लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। आशुतोष ने तुरंत ही एक बार फिर से शीतल पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाया था कि तभी शीतल की जेठानी ने उसे पकड़ करके पीछे कर दिया था और वो उनके सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी कि आप लोग इन दोनों को माफ़ कर दीजिए, ये दोनों नादान हैं, इन दोनों को इस घर के नियम और कायदे कानून नहीं पता है और बस इसीलिए इनसे ये गलती हो गई है। लेकिन अब आइंदा दोबारा से ऐसी ये कोई गलती नहीं करेंगी। मैं इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँगी। अगर मुझे पहले पता होता है कि ये लोग सब जान चुके हैं तो फिर मैं कम का इन्हें सब कुछ समझा चुकी होती, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था और इसीलिए मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ इन सबको माफ़ कर दो। शीतल फटी फटी आंखों से ये सारा नज़ारा देख रही थी। शीतल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था, आखिर यहाँ पर कौन गलत है और कौन सही है। शीतल अपने पति को अब तक सही समझ रही थी, लेकिन उसका पति तो खुद भी इन सब चीज़ों में शामिल था और शीतल की जेठानी जिसे वो गलत समझ रही थी वो आज खुद ही इन दोनों की ढाल बन करके इन दोनों के सामने खड़ी थी। शीतल की जेठानी ने तुरंत ही शीतल और उसकी देवरानी का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने कमरे में ले जाती है और फिर कमरे का दरवाज़ा वो अंदर से बंद कर देती है। शीतल की देवरानी तो लगातार रोए ही जा रही थी और शीतल तो जैसे कि सदमे में ही चली गई थी। तभी उसकी जेठानी ने उन दोनों को समझाया कि इस घर में ये जो गंदा खेल है वो शुरू से ही चला आ रहा है। शीतल ने अपनी जेठानी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। तभी वो आंखों में आंसू लिए शीतल से ये कहने लगी कि शीतल 3 साल पहले मैं भी अपनी आंखों में सपने संजोए हुए इस घर में बहू बन करके आई थी। मैंने अपनी शादी को लेकर के बहुत सुंदर सुंदर सपने भी देखे थे, लेकिन वो कुछ ही महीनों में टूट करके चकनाचूर हो गए थे। शुरुआत में मैंने भी इन सब चीज़ों का काफ़ी विरोध किया था, लेकिन फिर जब मुझ पर हद से ज़्यादा अत्याचार हुए तो फिर उनको झेल पाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और तो और मेरी तो किस्मत इतनी ख़राब थी कि मैं यहाँ ये सब छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं बचा था। माँ बाप जो थे वो मेरे बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। जैसे तैसे करके मेरे भैया भाभी ने मजबूर होकर मुझे अपने पास रखा हुआ था और फिर उसके बाद मेरी शादी जो है वो एक जल्दबाजी में इस घर में करवा दी गई थी और मुझसे अपनी जान मेरे भैया भाभी ने छुड़ा ली थी। तो शादी के बाद तो मैं सपने में भी ये नहीं सोच सकती थी कि मेरे भैया भाभी मेरा साथ देंगे, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हुई उन्होंने मुझसे अपना मतलब जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म ही कर लिया था और इसीलिए मेरे सामने और कोई रास्ता भी नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं इन लोगों की ये सारी मनमानियाँ झेलती रहूँ। शीतल ने अपनी जेठानी से ये कहा कि और क्या हमारी सास भी हम इन सब में मिली हुई है। तो फिर जेठानी कहने लगी कि सास तो शुरू से ही बीमार रहती थी। जब मेरे साथ ये सब कुछ होना शुरू हुआ था तो फिर मैंने उनसे कहा और उन्होंने मेरा साथ भी दिया, लेकिन ससुर ने मेरी सास को भी नहीं छोड़ा। उन्हें इस तरह की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी कि उनका जो शरीर है वो धीरे धीरे दिन ब दिन लाचार ही होता चला गया है। और फिर जब भी वो मेरा साथ देती तो ये लोग मुझ पर और भी ज़्यादा जुल्म किया करते थे और जिसे देख करके वो सदमे में चली गई और उन्होंने इस सब का विरोध करना बंद कर दिया और ज़्यादातर अब वो खामोशी रहती है। और मैंने भी इसे अपनी किस्मत समझ करके स्वीकार कर लिया और जो जैसा चल रहा था अब वैसा ही चलने भी दिया। तुमने भी देखा होगा कि हमारी जो सास है वो ज़्यादातर अपने ही कमरे में रहती है और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती है, क्योंकि उन्हें भी इन सब से काफ़ी ज़्यादा गहरा समा पहुंचा है और जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत बिगड़ गई है। लेकिन इन सब को इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जैसा इनका बाप है वैसे ही ये सब भी बन चुके हैं। इनके अंदर से भावनाएं, इंसानियत सब कुछ खत्म हो चुकी है और इसीलिए मैं तुमसे यही कहूँगी कि हमारे सामने उनकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ से इन लोगों से बच कर निकल पाना नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि ना तो हम किसी को फ़ोन कर सकते हैं और ना ही आसपास कोई ऐसा है जो कि हमारी मदद कर सके। तभी शीतल ने कहा कि लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे फिर इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। अभी हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक होनी शुरू हो गई थी। ये दस्तक जो था वो शीतल के ही पति ने की थी। वो ज़ोर ज़ोर से जेठानी का नाम लेकर के चिल्लाने लगा था। शीतल की जेठानी ने तुरंत ही जाकर के दरवाज़ा खोला। आशुतोष ने कहा कि खाना बनाने का टाइम हो गया है और इसीलिए अब ये पंचायत छोड़ो और चुपचाप से जाकर के खाना बनाओ। फिर तीनों ही बहुएं तुरंत जाकर खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर दी।
शीतल बार बार अपनी देवरानी और जेठानी से कह रही थी कि वो उसका साथ देगी तो फिर वो तीनों मिलकर इनका सामना कर सकती है, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि उनके खिलाफ वो खड़ी होना ही नहीं चाहती थी, और उनका साथ ना मिल पाने की वजह से शीतल भी अपना कदम जो थी वो आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि भला अकेली शीतल इन सब का सामना कैसे कर सकती थी। शीतल को भी तो किसी की साथ की ज़रूरत थी। रात को खाने की टेबल पर जब शीतल खाना परोसने लगी, तभी उसका देवर, जेठ और उसका ससुर जो है वो उसके साथ गलत तरीके की हरकतें करने लगे। जब शीतल ने उन लोगों का विरोध किया और बराबर उनका साथ हाथ चलाई, तो फिर शीतल का पति जो है वो बुरी तरीके से उस पर नाराज़ होने लगा और फिर उससे कहने लगा कि अगर तुमने ज़्यादा नखरे किए तो फिर मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि फिर तुम्हारा दिमाग ही सही हो जाएगा। शीतल उसकी धमकियों से डरी नहीं और फिर वो अपने पति पर भी चिल्लाने लगी, और तभी उसके पति और उसके जेठ जो है वो उसके साथ मारपीट करने लगे। अब ये देख कर के शीतल की देवरानी और जेठानी भी उन दोनों का विरोध करने लगी। जब इन लोगों ने ये देखा कि ये तीनों बहू एक साथ इनके खिलाफ एकजुट खड़ी हो गई, तो फिर ये लोग बुरी तरह से हैरान रह गए थे। शीतल की सास वहीं पर बैठे बैठे चुपचाप ये सारा तमाशा देख रही थी। शीतल जो है वो तुरंत ही भाग करके अपने सास के पास गई और उनके सामने हाथ जोड़ करके रोने लगी कि आप आखिर कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहेंगी। एक औरत होकर के दूसरी औरत पर ये जुल्म कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? क्या आपके अंदर का भी ज़मीर इन लोगों की तरह मर चुका है? क्या आप जिंदा लाश बन चुकी हैं? लेकिन फिर भी उसके सास के ऊपर तो जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। वो तो किसी भूत की तरह बस चुपचाप से कुर्सी पर बैठी रही और अपना खाना खाती रही। शीतल को अपनी सास से भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब शीतल ये बात समझ चुकी थी कि ये भी एक तरह से इनके ही साथ शामिल हो गई हैं, और इसीलिए इन्हें इतना सब कुछ देखने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। शीतल ने फैसला कर लिया कि अब वो अकेले ही इन सब का डट करके सामना करेगी, और जब शीतल उनसे भिड़ने लगी तो फिर वो सब शीतल की हिम्मत देख करके हैरान रह गए थे। शीतल के पति ने कहा कि आज मैं तुम तीनों को ही सबक सिखा करके रहूँगा। शीतल के जेठ बोला कि अगर इन्हें आज हमने सबक नहीं सिखाया तो फिर ये आगे भी इस तरीके की हरकतें करने लगेंगी और फिर हमारे सर पर चढ़ने लगेगी। उन्होंने इन तीनों औरतों को पकड़कर छत पर ले जाकर के छोड़ दिया था। तीनों बहुएं उनसे ऐसा ना करने की गुहार लगाती रही, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बहुत ही ज़्यादा सर्दियों की रात थी और उन लोगों ने तीनों बहुओं के स्वेटर भी ले लिए थे। ठंड के मारे 1 घंटे के बाद ही इन तीनों बहुओं की हालत ख़राब हो गई थी। ये बुरी तरीके से सर्दी में ठिठुर रही थी और बार बार दरवाज़ा बजा कर उनसे मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उन हैवानों पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। जैसे तैसे करके 3 घंटे बीत चुके थे कि तभी शीतल की देवरानी की ठंड की वजह से हालत बिगड़ गई थी। तीनों ही बहुएं एक दूसरे से सट करके बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी इन तीनों की इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि उनका पूरा शरीर जो था वो कपकपा रहा था, और रात थी कि बीतने का नाम भी नहीं ले रही थी। आसपास धीरे धीरे कोहरा भी बढ़ने लगा था। ये तीनों बहुएं जो थी वो यहाँ वहाँ मदद के लिए उठ करके देख रही थी, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं दिख रही थी। वो आग भी नहीं जला सकती थी, क्योंकि आग चलाने का भी कोई साधन उनके पास मौजूद नहीं था। उस पूरी रात ठंड की वजह से तीनों बहुओं की हालत ख़राब हो गई थी। सुबह के करीब जब उन लोगों ने आकर छत का दरवाज़ा खोला तो फिर शीतल की देवरानी और जेठानी तो अपने होश खो बैठी थी। शीतल को भी ठंड की वजह से बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे, और फिर उसके बाद वो लोग इन्हें नीचे लेकर के गए और फिर इन्हें धमकाते हुए बोले कि अब अगर आज के बाद हम में से किसी ने भी उनके खिलाफ खिलाफत की कोशिश की तो फिर इससे भी बुरा हाल इनका कर दिया जाएगा। उस दिन तीनों ही बहुओं की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी घर का सारा काम इन तीनों को ही करना पड़ा। जैसे तैसे उन लोगों ने दवा खा करके खुद को थोड़ा ठीक किया था, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से जो बुरा असर उनके शरीर पर हुआ था और जो तकलीफ़ उन्हें हुई थी वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद जैसे ही अब रात होने का समय हुआ, तभी शीतल के पति ने उन तीनों के सामने ये फरमान सुना दिया कि आज की रात वो चारों लोग एक साथ शीतल के साथ वो सब कुछ करेंगे जो अब तक उसकी जेठानी और देवरानी के साथ होता आया है। ये सुनकर शीतल गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाई। उसने कहा कि तुम सब कितने घटिया हो, और जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से शीतल को अपनी पति के मारपीट का सामना करना पड़ा। शीतल की जेठानी ने तुरंत ही रोकर आशुतोष के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी कि वो इसके साथ ऐसा ना करे, क्योंकि इस वक्त शीतल की हालत ख़राब थी। कम से कम कुछ दिनों का वक्त तो वो लोग उसे दे दे। लेकिन शीतल के पति पर तो जैसे जानवर सवार हो गया था। वो किसी भी तरीके से बस शीतल को सबक सिखाना चाहता था, और इसीलिए उसने अपनी पत्नी की एक भी ना सुनी
और बस खाना खाने के बाद वो चारों के ही चारों डाइनिंग एरिया से ही अपने खेल शुरू कर दिए और फिर उन्हें घेर करके वो शीतल को कमरे के अंदर ले जाने लगे। आखिर शीतल अकेली उनका सामना कैसे कर सकती थी। शीतल की जेठानी और देवरानी उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी उनके सामने टिक नहीं पाई थी। वो बुरी तरीके से रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं जो कि इनकी पुकार सुन सकता। थोड़ी ही देर के बाद शीतल जो थी वो उन चारों लोगों के बीच में घिरी हुई बैठी थी और वो हाथ जोड़कर उनसे खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो राक्षसी हंसी थी वो शीतल को पहले से ही ये बता रही थी कि उन्हें शीतल पर ज़रा सा भी रहम नहीं आने वाला है। और फिर उसके बाद शीतल के ससुर ने उसकी साड़ी पकड़ी और उसे खींचना शुरू कर दिया। शीतल अभी भी अपने पति को उसके पति धर्म को याद दिला रही थी, लेकिन उसे तो जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अब शीतल के पास भगवान को याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा हुआ था। शीतल ने अपनी आंखों को बंद किया और फिर अपने भगवान को याद करने लगी और उनसे गुहार लगाने लगी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में वो उसे इस दरिंदों से बचा ले। और इसके बाद जैसे ही शीतल को उन्होंने बिस्तर पर धक्का दिया और वो सब कुछ उसके साथ करना शुरू किया, तभी दरवाजे पर एक जोरदार आवाज़ हुई थी और उस कमरे का दरवाज़ा टूट गया था। सभी के सभी लोग चौंक गए थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। और जब शीतल ने सामने देखा तो उसके सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखते ही शीतल को जैसे उसके शरीर में जान सी लौट आई थी। शीतल ने तुरंत ही अपने कपड़े ठीक किए और फिर पुलिस ने अंदर आते ही उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। शीतल जब बाहर निकल कर आई तभी उसकी देवरानी और जेठानी जो थी वो अभी भी बदहवासी खड़ी थी और उनमें से किसी को ये बात नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर जो पुलिस है वो यहाँ पर कैसे आ गई थी। वो चारों दरिंदे भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और सवालिया नज़रों से देख रहे थे कि आखिर पुलिस को ये सब कुछ पता कैसे चला। शीतल ने तुरंत ही पुलिस को सब कुछ बता दिया कि ये लोग जो है वो किस तरह का घिनौना खेल इस घर में रच रहे थे। शीतल ने पुलिस वालों को पूछा कि आप लोगों को इन सब चीज़ की खबर कैसे लगी, तो वो ये कहने लगे कि इसके लिए तो आपको अपनी सास का धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सही वक्त पर हमें फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। अगर हमें थोड़ी भी देर हो जाती तो ना जाने आज आपके साथ ये लोग क्या करते। शीतल, उसकी जेठानी और उसकी देवरानी, यहाँ तक कि वो चारों भी, ये सभी लोग जो थे वो बुरी तरीके से उसकी सास का नाम सुनकर के चौंक गए थे। शीतल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने पुलिस को बुला करके उसकी ज़िंदगी को बचा लिया था। शीतल तुरंत ही दौड़ करके अपने सास के पास गई और उनके पैर पकड़कर रोने लगी। उसकी सास ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा उन्होंने कि बेटी, मैं जिंदा लाश नहीं हूँ, लेकिन ये सब कुछ देख देख करके मैंने खुद को जिंदा लाश बना लिया था, लेकिन आज तेरा दर्द देख करके मैं खुद को रोक ना सकी। और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आखिर वो मुझे कोई तो रास्ता दिखाए। और आज मेरी प्रार्थना जो है वो ऊपर वाले ने भी स्वीकार कर ली। आज जब मेरा पति कमरे से बाहर तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए गया था तो गलती से उसका जो मोबाइल फ़ोन था वो इसी मेरे ही पास छूट गया था, और जब मैंने देखा तो फिर तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। इतने सालों से मैं अपनी बड़ी बहू के साथ ये सब कुछ होते हुए देखती आ रही थी, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि मैं उसकी ज़िंदगी बचा सकूं। लेकिन आज जब मुझे ये मौका मिला तो फिर मैंने अपनी बेटियों को बचाने का फ़ैसला कर लिया था। और इसके बाद पुलिस जो है वो उन सभी को पकड़ कर ले गई और उसके बाद तीनों बहुओं की गवाही के आधार पर उन चारों को सज़ा भी हो गई। आज शीतल का, उसकी देवरानी और उसकी जेठानी का, उन तीनों का ही पतियों से अब तलाक हो चुका है और शीतल की अब दूसरी शादी करवाने के लिए उसके माता पिता जो है वो उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। और उसकी देवरानी की तो दूसरी शादी हो भी चुकी है और उसकी जो जेठानी है उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो उसकी सास को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी। उन दोनों का अब कोई सहारा नहीं बचा था और इसीलिए अब वो दोनों जो है वो एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं और दोनों ही एक साथ रह रहे हैं। शीतल और उसकी देवरानी अक्सर ही उनसे मिलने के लिए उनके घर पर जाती है। शीतल ने अपने पिता से ये भी कहा है कि इस बार जब भी आप मेरे लिए रिश्ता देखें तो बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके देखें, क्योंकि पहली बार अगर आपने अच्छे से सब कुछ पता किया होता तो मेरे साथ जो कुछ भी उस घर में हुआ वो कभी भी ना होता। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग और परिवार है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, शादी का फ़ैसला जो है वो बहुत ही सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का फ़ैसला होता है। अक्सर शुरुआत में सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कौन कैसा है ये तो कुछ दिन बीतने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए किसी से भी रिश्ता जोड़ने से पहले उनकी जांच परख करने में कोई भी जल्दबाजी ना करें। तो दोस्तों, आपको शीतल के द्वारा बताई गई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ दोस्तों इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट के ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ऐसी वीडियो लाई है जो सीख देने वाली भी है, मनोरंजक भी है और जो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो जो भी रहा हो कमेंट करके बताइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल